वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक फुल एंड फुल कॉमेडी। ये एक ऐसी मूवी है जो आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए रॉकर्स, आपका 250 करोड़ का जैकपॉट लगा है, मतलब बम्पर लॉटरी। और वो भी ऐसे में जब आपके पास ना नौकरी है ना पैसे। इस वजह से सभी आपको ताना मारते हैं, नीचा दिखाते हैं और आप बहुत दुखी हैं। तो सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी और आप किस तरह की नौटंकियां करने लगेंगे, क्योंकि इतना पैसा जो आ गया है। उन सभी का जीता जागता एग्जाम्पल है इस मूवी का हीरो। तो चलिए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई एक धमाकेदार स्पेनिश कॉमेडी जिसका नाम है इफ आई वर रिच मैन। हाँ, लेकिन जरूरी बातें बोलनी ना पड़े, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं अपने हीरो को जिसका नाम है सैंडी। वो एक लग्जरी बोट पर क्लीनर का काम करता है। काम करने के बाद बेचारा थका हारा अपने ट्रैवल वैन में सो रहा होता है। ये वैन इसकी इकलौती प्रॉपर्टी है दोस्तों। जब घर जाने का टाइम नहीं होता तो इसी को घर की तरह इस्तेमाल करता है। अब सुबह सुबह एक पुलिस ऑफिसर उसको जगा देती है कि तुमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रखी हुई है। वो उसे पार्किंग ऑफेंस के लिए बिल देती है और कहती है आपका आईडी दिखाओ। मेरे पास आईडी नहीं है मैडम। अच्छा, आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो उसका अलग से फाइन 100 यूरोज भर देना, कहकर वो उसकी एक और रसीद काट देती है। उसे भी लेकर सैंडी एक गड्ढे में रख देता है। न जाने कितनी जगहों पर इसने पार्किंग ऑफेंस किया है और इतनी रसीदें जमा करके रखी हुई हैं इसने, बताओ। फिर वो लग्जरी बोट पे काम के लिए जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से ओनर काफी सुनाता है और कहता है कि टूरिस्ट सीजन खत्म हो चुका है भाई, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाओ। कहकर वो सैंडी को उसकी पगार देने वाला होता है तो कहता है रुको रुको रुको, पहले बोट का टॉयलेट साफ करो, जाओ। इस पर वहाँ खड़ी लड़कियां हंसने लगती है। बेचारे की बेइज्जती हो गई थी। सैंडी को वो काम भी करना पड़ता है, क्या करे, वरना पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। वो जाकर टॉयलेट साफ कर करके उसको एक कैन में लेकर आ जाता है। इतनी बदबू आती है ना कि क्या बताएं, उसे उल्टी आने लगती है। वो मन ही मन उन लड़कियों को कोसता है कि न जाने कल रात इन कल मुझे ने क्या खाया, इतना बास मार रहा है। उसको देखकर ओनर और वो लड़कियां चिढ़ाती है, लेकिन बेचारा सैंडी कुछ कर नहीं पाता और काम खत्म करके अपनी वैन को लेकर जा रहा होता है। हाँ, पर रास्ते में वो रुक जाता है क्योंकि पेट्रोल खाली हो गया है। लो, सारी बुरी चीजें एक ही दिन में होनी थी इसके साथ। इस तरह भगवान को कोसकर वो एक कैन उठाकर पास के पेट्रोल पंप की ओर चलने लग जाता है जहां उसका दोस्त काम करता है। एक्चुअली लगता है उसके ऊपर कोई लेवल चिपका हुआ है कि मुझे कुछ भी कर लो मैं बुरा नहीं मानूंगा। इसलिए सड़क पर जाती हुई गाड़ी जानबूझकर नीचे उतरती है और उस पर कीचड़ उछाल कर चली जाती है। बेचारा गुस्सा भी नहीं होता, टेंशन भी नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद यही है सैंडी का मूल मंत्र दोस्तों। आखिर वो पेट्रोल बंक में पहुंच जाता है जहां उसका जिगरी दोस्त पेड्रो काम करता है। दोनों चड्डी बड्डी दोस्त है, बचपन से एक साथ ही घुमा करते थे दोनों। और तो और पेड्रो पेट्रोल बंक के ओनर से छुपाकर सैंडी को थोड़ा फ्री पेट्रोल भी देता है। इस बार भी वो सैंडी का कैन भरने लगता है। कहता है कि पता नहीं तेरी वजह से कब फंसूंगा और पक्का उस दिन मेरी नौकरी जाएगी। सैंडी कहता है कि मेरी तो चली भी गई यार। पेड्रो पूछता है कि तुम्हारे शर्ट पे ये कीचड़ क्यों लगा हुआ है सैंडी। फिर सैंडी उसे पूरी बात बताता है तो वो कहता है कि ये गंदा शर्ट पहनकर जाओगे क्या, लो ये वाला शर्ट पहन लो। कहकर वो पेट्रोल बंक के एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला वो शर्ट उसको दे देता है। और अब सैंडी भाई साहब भी उसको पहनकर एक लॉयर से मिलने जाता है जहाँ उसकी वाइफ मैगी भी होती है। दरअसल मैगी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है क्योंकि सैंडी और उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में सैंडी किसी भी काम में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया बेचारा। ना उसे मैगी की फिक्र है और ना घर की। कई दिन तो वो घर भी नहीं आता और वैन में ही सो जाता है। किसी भी चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं है बताओ, और हमेशा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। ये है उसकी वाइफ की शिकायतें दोस्तों। इन्हीं वजह से मैगी उसको डिवोर्स देना चाहती है। हालांकि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी वैसे, लेकिन सैंडी डिवोर्स नहीं चाहता। लॉयर कहता है कि डिवोर्स का फैसला होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। इसी बीच आप लोग आपस में सुलह करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों का डिवोर्स का इरादा पक्का हो तो आप अपनी प्रॉपर्टीज को आपस में इक्वली बांट लीजिए। अब दोस्तों, ये दोनों जिस घर में रहते हैं वो मैगी का है। सैंडी का तो सिर्फ उसका वो ट्रैवल वैन ही है। वो कहता है कि मेरे लिए मेरा ट्रैवल वैन काफी है, मुझे मैगी के घर में हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन मैगी भी कहती है जब तक तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ घर में रह सकते हो। सैंडी कहता है ठीक है, वैसे आज रात हमारे कॉलेज बैच का रियूनियन पार्टी है, तुम भी प्लीज आ जाना। इस पर मैगी कहती है बढ़िया है, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी। कहकर मैगी निकल जाती है और उसको जाते देखकर सैंडी को बड़ा दुख होता है यार कि वो मैगी को खोने वाला है। उसे टेंशन भी होती है कि ये इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं किसी और को डेट तो नहीं कर रही। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। और उसकी उदासी देखकर वो लॉटरी शॉप की एक बुजुर्ग औरत कहती है कि बेटा वो अब लौट कर नहीं आएगी, झूठी उम्मीदें लेकर बैठे मत रहो और मेरी मानो एक लॉटरी टिकट खरीद लो, तुम जरूर एक बड़ा अमाउंट जीतोगे। सैंडी कहता है लॉटरी लगने लायक नहीं है मेरी किस्मत दादी, तुम किसी और को सपने दिखाओ। कहकर वो जाने लगता है तो दादी कहती कि बेटा एक बहुत ही बम्पर लॉटरी चल रही है, अगर उसमें तुम्हारा नाम आ गया तो फिर देखना बिछड़ी हुई वाइफ तुम्हारे पास लौट आएगी। ये सुनकर उससे ना कहा नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी वाइफ मैगी को वापस पाना चाहता है। तो वो लॉटरी टिकट खरीदकर अपने सिगरेट बॉक्स में रख लेता है। फिर वो रीयूनियन में जाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स मजे से ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। सैंडी उनसे बात करता है। वहाँ वो अपने एक और फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम है मार्कस। फिर पेड्रो से भी बात करता है।
असल में सैंडी, पेड्रो और मार्कस तीनों बचपन से दोस्त हैं। तीनों की लाइफ भी एक जैसी है क्योंकि तीनों अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हुए। जो भी काम मिला उसे कर लेते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। और तब वो अपनी वाइफ मैगी को देखता है जो किसी से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। दरअसल दोस्तों, मैगी और सैंडी एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। सैंडी को शक है कि वो किसी को डेट कर रही है, तो वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा मैंने तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा। लगता है सैंडी भूल गया कि ये उसी की क्लास का रियूनियन है। वो आदमी कहता है कि अबे देखा कहाँ होगा, अपनी क्लास में देखा होगा, मैं मारियो हूँ बे। अबे मारियो तू? अबे तू तो एकदम कद्दू लगता था यार, अब इतना फिट एंड हैंडसम कैसे बन गया? और तब मैगी आकर कहती है कि सुनो सैंडी, मारियो ने मुझे अपने सुपरमार्केट में एक बढ़िया जॉब दी है। बस दोस्तों, सैंडी को थोड़ी जलन होती है कि मारियो उसी के साथ पढ़ा था, लेकिन अब उसका अपना एक सुपरमार्केट भी है, बताओ यार। और मैं एकदम बेरोजगार निकम्मा बैठा हुआ हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जाने की कगार पर है, क्या होगा मेरा? ये सारी बातें सोच सोच कर सैंडी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इनका डिवोर्स जो होने वाला है। सैंडी उदास होकर घर आता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, बस पैसा मिल जाए तो जिंदगी फिट। उस मारियो के पास पैसा है, इसीलिए शायद मैगी मुझे डिवोर्स देकर मारियो के साथ रहना चाहती है। तो वो सिगरेट बॉक्स से आखिरी सिगरेट निकाल कर स्मोक करता है। उसे उसमें रखा हुआ लॉटरी टिकट भी नहीं दिखता और वो उस बॉक्स को कचड़े में डाल देता है और सो जाता है। अगले दिन मैगी घर साफ करके कूड़े को एक कवर में डालती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। सैंडी कहता है कि हाँ ढूंढ लूंगा, लेकिन कल तुम्हें मारियो के साथ ज्यादा मजा आया होगा ना? हैं? अब दोस्तों, क्योंकि मैगी समझ चुकी थी कि सैंडी उस पर शक कर रहा है, तो वो भी सैंडी को जलाने के लिए कहती है कि हाँ बहुत मजा आया कल रात, क्या बताऊं तुम्हें सच में। उसके पास देखो यार कितना पैसा है, वो लाइफ में सेटल हो चुका है, पति मिले तो वैसा, नहीं तो तुम जैसा कभी नहीं, कहकर वो बाहर चली आती है। हालांकि दोस्तों, ये उसने जानबूझकर कहा और फिर वो कूड़े को एक ड्रम में डाल देती है, निकल जाती है उसके बाद अपने काम पे। सैंडी देर से उठता है और बाथरूम जाता है। आज ही उस बम्पर लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो सभी एफएम पर सुन रहे होते हैं कि कौन होगा वो विनर। एंड सैंडी भी अपने फोन पर एफएम को ऑन करके नहाने जाता है। फोन को देखिए जरा, इसकी हालत तो एकदम सैंडी की लाइफ की तरह हो रखी है, एकदम टूटी फूटी। जब विनिंग नंबर अनाउंस होता है तो सैंडी नहाना छोड़कर उसको बड़े ध्यान से सुनता है एंड रियलाइज करता है कि अरे ये तो मेरी टिकट का नंबर लग रहा है। और तब जाकर उसको याद आता है कि हे भगवान, कल मैंने उस सिगरेट बॉक्स को कचड़े में डाल दिया था और मैगी ने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया। जल्दी जल्दी जाकर वो बाहर रखे कूड़ेदान के ड्रम को छान मारता है। एक पॉइंट पर तो वो खुद कचड़े के ड्रम में घुस जाता है, इतना जोश था उसके अंदर। और आते जाते लोग तो उसको पागल समझते हैं कि इसे हो क्या गया है। वो रेडियो पर बताया वो विनिंग नंबर बार बार बोल रहा होता है ताकि उसे भूल ना जाए। एंड इस तरह बहुत देर कचड़े में नहाने के बाद आखिरकार उसे वो सिगरेट बॉक्स मिल जाता है और वो विनिंग नंबर को कहते कहते लॉटरी टिकट के नंबर को देखता है। हर नंबर मैच कर जाता है और जब वो लास्ट नंबर पे पहुंचता है तो चिल्ला देता है कि यो ये तो मैं निकल गया। अरे बाप रे, 250 करोड़ मेरे हो गए, सिर्फ मेरे। इस तरह खुशी के मारे दोस्तों वो लगभग पागल हो जाता है और आधे अधूरे ड्रेस में चिल्लाता है कि मैं जीत गया मैं। और फिर वो गाड़ी लेकर जाता है, मैगी को सीधे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। तो सैंडी उसे वॉइस मेल भेज देता है कि देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज कहाँ हो तुम, कहकर वो सीधे मारियो के सुपरमार्केट जाता है। एंड यहाँ देखिए मारियो और मैगी एक कार में बैठे होते हैं, काफी क्लोज लग रहे हैं और वो किस भी करते हैं। क्या है ये देखकर सैंडी का दिल फट जाता है और वो उदास होकर आ जाता है वापस। असल में उन दोनों ने किस नहीं किया था, कोई चीज नीचे गिर गई थी जिसे वो ढूंढ रहे थे और सैंडी को लगा उन्होंने किस कर लिया। कितना गलत सोचता है ये बंदा। और तब वो अपना लॉटरी टिकट देखता है और सोचता है मुझे उदास रहने की जरूरत क्या है, मैं तो करोड़पति बन गया हूँ। वो सोच लेता है कि इस बारे में किसी को बताऊंगा ही नहीं। फिर वो बैंक जाकर लाइन में खड़ा होता है ताकि लॉटरी को एनकैश कर सके, लेकिन उसके हाथ में लॉटरी टिकट देखकर सभी उसको बड़े अजीब तरह से देखते हैं और आपस में बातें करते हैं कि यही तो है बम्पर लॉटरी का विनर। और तो और वो सैंडी के पीछे पड़ जाते हैं। सैंडी घबराकर वहां से भाग जाता है। दरअसल दोस्तों वो लोग सैंडी को इसीलिए चेस कर रहे थे कि हमारे बैंक में इन्वेस्ट करो, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो वगैरह वगैरह। लेकिन सैंडी तो डर कर भाग आया कि न जाने मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं वो लोग। फिर वो वैन लेकर निकल जाता है और तब पता चलता है कि वैन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। वो कहता है कि सर मैं जानता हूँ आप करोड़पति बन गए, प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए ना। सैंडी कहता है कि मैं खुद बेकार हूँ, मेरा असिस्टेंट बनकर क्या करोगे तुम। वो कहता है कि सर मैं एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियर हूँ, मुझे पता है कि आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते पर मुझे उसमें बहुत एक्सपीरियंस है सर। अगर पैसों को ठीक से मैनेज नहीं किया तो पैसे फिजूल खर्ची में चले जाएंगे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ प्लीज। इस बीच सैंडी गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है तो वो पुलिस ऑफिसर सैंडी की गाड़ी को फिर रोक देती है, लेकिन वो फाइनेंशियर जिसका नाम फ्रेडी है वो पुलिस ऑफिसर को समझा बुझाकर सैंडी को बचा लेता है और कहता है कि यही है बम्पर लॉटरी के विनर और मैं हूँ इनका असिस्टेंट। और ये सुनकर तो वो पुलिस ऑफिसर भी सैंडी को डांटना बंद कर देती है और कहती है कि मैंने भी वो लॉटरी टिकट खरीदी थी, लेकिन आप सच में लकी हो जो आपकी लॉटरी निकल गई, लाइफ को मस्त एंजॉय कीजिएगा, कहकर वो चली जाती है। देखा दोस्तों, हर जगह पैसा ही बोलता है। उस आदमी ने पुलिस ऑफिसर को जिस तरह कन्विंस किया उसकी वो अदा
सैंडी को काफी भा जाती है और वो कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे असिस्टेंट, चलो। वो भी बड़ा खुश होता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। वो पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए सर। सैंडी अपना नाम बताता है और कहता है मेरी एक वाइफ है, लेकिन हमारा डिवोर्स होने वाला है, मेरा और कोई नहीं है और मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। फिर फ्रेडी पूछता है कि सर क्या आपकी वाइफ जानती है कि आपकी लॉटरी लग गई है? सैंडी कहता है वाइफ नहीं। फ्रेडी कहता है कि सर बताना भी मत, बताना भी मत। ऐसा क्यों रे फ्रेडी? फ्रेडी कहता है कि सर अगर उसे पता चल गया तो आपको 250 करोड़ में से आधा उसको देना पड़ेगा। क्या आप नहीं जानते कि डिवोर्स के दौरान दोनों की प्रॉपर्टीज पति पत्नी में आधी बंट जाती है? यही तो है कानून। सैंडी कहता है कि कम से कम अपने फ्रेंड्स को तो बता ही सकता हूँ यार। वो कहता है कि नहीं सर, अगर आपके फ्रेंड्स को पता चला तो बाकी बात आपकी वाइफ तक पहुंच जाएगी और तो और आपके फ्रेंड्स आपसे पैसे मांगने लगेंगे कि तुम्हारे पास तो 250 करोड़ है, थोड़ा दे दो हमको और मुझे बताइए कि आप उनको पैसा देना चाहते हैं। सैंडी कहता है नहीं नहीं, पूरे के पूरे 250 करोड़ मेरे हैं सिर्फ, और तुम फिक्र मत करो यार, मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो उसी रेस्टोरेंट में मैगी और मारियो आते हैं। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में सैंडी को देखकर उन्हें शक न हो जाए, इसलिए सैंडी एक पार्किंग अटेंडेंट का यूनिफॉर्म लेकर पहन लेता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो यहाँ पर काम करता है। मैगी पूछती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तब मारियो भी दूर चला आता है कि पति पत्नी बताओ आपस में बात कर रहे हैं तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सैंडी बताता है कि मुझे यहाँ टेम्पररी जॉब मिली थी, वही कर रहा हूँ। पर मैगी कहती है कि इस तरह धूप में कब तक काम कर पाओगे? मेरी मानो मारियो के सुपरमार्केट में काम कर लो, मैं उससे बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। तो सैंडी भी कहता है कि ठीक है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, तुम प्लीज मारियो से जरा बात कर लेना कि वो मुझे जॉब दे दे। अब दोस्तों मैगी के जाने के बाद सैंडी उस गाड़ी को देखता है जिसमें मैगी और मारियो आए थे। वो उस पर गमला फोड़ता है और उस पर स्क्रैचेस भी कर देता है, टायर को पंचर करता है, उस गाड़ी को बेहाल कर देता है। लेकिन उसका अलार्म बजने लग जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये मारियो की कार है ही नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग कपल की कार है। वो बेचारे अपनी कार को इस तरह पिटते हुए देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन सैंडी सोच लेता है कि कोई बात नहीं, अपने पास तो 250 करोड़ है, उसमें से इस कपल को एक ब्रांड न्यू कार दिला दूंगा, मजा आ जाएगा। और अब सैंडी पर किसी को शक न हो, इसलिए वो बहुत ही कम सैलरी में मारियो के सुपरमार्केट में जॉब कर लेता है। वहाँ पर एक लड़की उसे काम सिखाती है और कहती है कि देखो तुम बस 2-3 साल यहाँ मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी हो जाएगी 50,000 यूरोज। वैसे सैंडी के लिए 50,000 यूरोज तो धूल बराबर है क्योंकि उसके पास इतना माल है, लेकिन फिर भी उसे दुनिया के सामने खुद को गरीब दिखाने के लिए यहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा। उसे ये भी एहसास है कि अब चाहे वो करोड़पति है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। खैर जो भी हो, वो छुप छुपा कर 250 करोड़ को एंजॉय करने की ठान लेता है। दिन भर इस सुपरमार्केट में काम करने के बाद वो शाम को एक लग्जरियस लाइफ जीने लगता है। अपनी पसंद का कॉस्टली ड्रेस, शूज, वॉच और न जाने क्या क्या खरीदता है। एक दिन वो एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है तो मारियो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आया होता है और सैंडी छुप जाता है कि कहीं इसने मुझे कॉस्टली ड्रेस में देख लिया तो जरूर पूछेगा कितना पैसा कहाँ से आ गया। असल में वो एक डायमंड शॉप में छुप जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसी शॉप में कुछ खरीदने आ रहे होते हैं। कौन? अरे मारियो और उसका परिवार। सैंडी घबरा जाता है और वहाँ के स्टाफ से कहता है कि मैं यहाँ का सबसे कॉस्टली आइटम खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उन्हें अंदर मत आने देना। और वो भी मारियो से कह देती है कि सर हम शॉप क्लोज करने वाले हैं, आप प्लीज कल आइएगा। उनके जाने के बाद सैंडी इयररिंग्स खरीदता है, इसलिए नहीं कि उसे वो पसंद आए, बल्कि इसलिए कि इयररिंग्स का बॉक्स 3 बियर रखने के काम आएगा। बताओ यार। कार में जाते हुए वो इयररिंग्स को साइड में रखकर उस बॉक्स में बियर बोतल को रखकर पीने लगता है। हद से ज्यादा पैसा आ जाए दोस्तों तो इस तरह की नौटंकी करने का मन करता है शायद। और सैंडी तो ऐश पे ऐश करता है, और ऐश भी ऐसा कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो एंजॉय किस चीज को कर रहा है। पैसों को एकदम पानी की तरह बहाता है और ये सारी चीजें ले जाकर वो घर पर तो रख नहीं सकता क्योंकि फिर मैगी को शक होगा। बाहर एक गराज होता है और वो सारी कॉस्टली चीजें वहीं ठूस देता है। बताओ, वो जो कॉस्टली वाइन खरीद कर लेकर आया था उसे घर में पड़े हुए एक चीप वाइन बॉटल में भरकर मजे से पीता है। मैगी की हार्ट सुनते ही वो तुरंत अपना कॉस्टली ड्रेस उतार कर सिर्फ अंडरवियर में बैठा होता है। फिर वो आकर उस वाइन को पीती है और कहती है ये तो बड़ा टेस्टी है, वैसे तुम नंगे क्यों बैठे हुए हो हैं? सैंडी कहता है गर्मी है ना बहुत ज्यादा, इसलिए सब उतार दिया मैंने। अबे गधे, अक्टूबर चल रहा है और तुम्हें गर्मी लग रही है? कहकर वो पास आती है तो सैंडी अपना वो कॉस्टली वॉच छुपा लेता है जैसे कि उसको मौत आने वाली हो। और दोस्तों इसका दाम जानते हैं आप लोग क्या है? बेहोश मत हो जाना। उस वॉच का रेट है 20 लाख। मैगी को साफ पता चल जाता है कि ये जरूर कुछ छुपा रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़ती है तो सैंडी झट से अपना वॉच निकालकर सोफे के एक गैप में घुसा देता है और उस खाली हाथ को दिखाता है फिर। लेकिन औरत को एक बार शक हो गया तो शक कभी मिटता नहीं जल्दी से, और ऐसे मैगी को शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो रात को वो एक कॉस्टली रेस्टोरेंट में जाता है, हालांकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ किस तरह के डिशेस बनते हैं। वो जाकर मेन्यू से न जाने क्या क्या ऑर्डर कर देता है जिसका नाम तक उसने आज तक सुना नहीं था, ना ही कभी पढ़ा था। तब दूसरे टेबल पर बैठी एक लड़की उसको देखने लगती है तो अपना हीरो भी उसको ताकने लग जाता है। इतने में उसका डिश आता है जिसमें राउंड टैबलेट जैसा कुछ होता है जिसे सैंडी मुंह में डाल देता है सीधे। और तब वेटर दौड़ा चला आता है और बताता है कि सर क्या कर रहे हैं आप? वो खाने की चीज नहीं, एक कंप्रेस टॉवल है जिस पर पानी डालने से वो टॉवल बन जाता है। सैंडी कहता है क्या?
चल क्या रहा है इस दुनिया में, ऐसी भी चीजें बनती है क्या। दोस्तों जो भी हो, इस बड़े रेस्टोरेंट में आकर सैंडी की बेइज्जती जरूर हो गई है। फिर सैंडी उसी लग्जरी होटल में जाता है, रात भर बाथटब में पड़ा पड़ा नहाने का मजा लेता है। अगले दिन होता है संडे, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जाता है, वो भी एक खतरनाक कार लेकर। बीच पर जाकर वो सर्फिंग करते हैं। हालांकि सैंडी अभी अभी सर्फिंग करना सीख ही रहा है। फिर उसके फ्रेंड्स बात करने लगते हैं कि कुछ दिन पहले एक आदमी 250 करोड़ जीता था, उसका नाम नहीं पता यार, लेकिन सोचो उसकी लाइफ कितनी मस्त हो गई होगी ना, हर रोज मजे करता होगा वो। और तब दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ यार कितने मजे कर रहा होगा, लेकिन मैं शाप देता हूँ साले को, कभी जिंदगी में कुछ ना कर पाए, कहीं का ना रहे, बर्बाद हो जाए। सैंडी कहता है कि अबे यार ऐसा मत बोलो, पता नहीं बेचारा लाइफ में कितनी मुश्किलों से गुजरा होगा, ऐसे मत बोलो यार किसी को। शायद उसके पास पैसे थे नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई नौकरी भी नहीं थी, हो सकता है कि उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई हो। यार ऐसे में अगर उसको लॉटरी लगी हो तो वो 250 करोड़ डिजर्व करता है, ऐसे मत कहो उसको। अच्छा तुम उसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो, क्या हो गया, कहीं तुम ही तो वो लकी मैन नहीं जिसने 250 करोड़ जीते हैं और हमसे छुपा छुपा कर तुम यहाँ मजे कर रहे हो। अब ये सुनकर सैंडी चौंक जाता है कि अबे यार इन गधों ने तो पकड़ लिया। और फिर वो खुद को संभाल कर कहता है कि अबे यार ऐसी किस्मत कहाँ है मेरी, अगर सच में लॉटरी लगी होती ना तो न जाने में आज कहाँ होता, और तुम मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाता अपने से पहले। और हाँ मैं इस खटारा कार में घूम रहा होता क्या, नहीं ना। अब इतने में वहां मारियो भी आ जाता है और वो बहुत ही बढ़िया सर्फिंग करता है। सैंडी सोचता है कि शायद इसी वजह से लड़कियां इस पर इतना मरती हैं, बताओ यार। सैंडी और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते भर उसके फ्रेंड्स मारियो की सर्फिंग स्किल्स की चर्चा कर रहे होते हैं। वो तो सैंडी का मजाक भी उड़ाते हैं कि देख ले भाई, शायद इसीलिए तेरी वाइफ तुझे छोड़कर उसके साथ चली गई। बातें करते हुए वो कार को तेज कर देते हैं, लेकिन तब उन्हें फिर वही पुलिस ऑफिसर रोक लेती है। अब सैंडी तो चादर ओढ़कर बैठ जाता है कि कहीं इसने मुझे देख लिया तो सभी को बता देगी कि मैं ही लॉटरी का विनर हूँ। तो वो इनके बैग वगैरह चेक करती है तो उसमें नशीला पदार्थ होता है। अब वो पीछे की सीट भी चेक करती है जहाँ सैंडी उससे छिपकर बैठा होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद ये कोई टेररिस्ट है। वो तो गन निकाल लेती है और कहती है कि चुपचाप बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगी अभी कभी। सैंडी को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है और उसको देखकर पुलिस ऑफिसर कहती है आप। सैंडी कहता है कि हाँ मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन दोस्तों खुशकिस्मती से वो लॉटरी का जिक्र नहीं करती और कहती है ठीक है आपके तो मजे मजे होंगे सर, एंजॉय कीजिए, कहकर वो निकल लेती है। अब फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुझे वो पुलिस वाली इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रही थी बे, और तुझे देखते उसने हमें छोड़ क्यों दिया, क्या सीन है भाई। तब सैंडी कहता है कि अबे बेवकूफों, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। अब दोस्तों सैंडी ने घर जाना ही बंद कर दिया और उस स्टार होटल में रहने लग गया है। सुबह तैयार होकर सुपरमार्केट जाता है, पर अपने कॉस्टली सूट में नहीं बल्कि मालिक को अपना कॉस्टली सूट देकर उसका ड्रेस पहनकर जाता है। लेट होने की वजह से मारियो उसको डांटता भी है। सैंडी को बड़ा गुस्सा आता है। वैसे सैंडी चाहता तो पूरा सुपरमार्केट खरीद ले, लेकिन दुनिया के सामने उसको अपना सच छुपाना जो है तो वो मारियो की डांट खा लेता है। फिर मैगी सैंडी को सपोर्ट करते हुए मारियो से कहती है देखो इस बार माफ कर दो, अगली बार कभी लेट नहीं होगा प्लीज, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन सैंडी एक फॉरेन सर्फर से ट्रेनिंग लेता है ताकि सर्फिंग में मारियो के साथ कम्पीट कर सके, और सैंडी जल्दी सीख भी जाता है और मारियो के सामने उससे भी बढ़िया सर्फिंग करके दिखाता है। मारियो तो देखता रह जाता है कि ये तो मुझसे भी बढ़िया कर रहा है। और तो और सैंडी का फॉरेन ट्रेनर देखकर मारियो बौखला जाता है कि इतना कॉस्टली ट्रेनर रखने के इसके पास पैसे कहाँ से आए। फिर सैंडी के फ्रेंड्स उसको कॉल करके कहते हैं कि यार आज इसी बार में हम तुम्हें ट्रीट देने वाले हैं, कॉस्टली शराब भी पीएंगे, लेकिन सैंडी मना कर देता है। वो लोग चौंक जाते हैं वैसे, क्योंकि पहले तो मुफ्त की शराब का नाम सुनकर सैंडी दुम हिलाकर चला जाता था, लेकिन अब मना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों असलियत तो यह है कि सैंडी को बहुत ही कॉस्टली शराब पीने की आदत पड़ गई है, इसलिए सैंडी को दूसरी शराब चीप लगती है और वो उसको पीना ही नहीं चाहता। उसके बाद तो सैंडी भाई साहब एक लग्जरी बोट खरीदने के लिए फ्रेडी के साथ उस ओनर से मिलने जाते हैं जिसके बोट पर सैंडी पहले काम करता था। वो ओनर तो चौंक जाता है कि इसके पास मेरी बोट खरीदने जितनी रकम आई कहां से, ये तो मेरी बोट का टॉयलेट साफ करता था। वैसे दोस्तों उस ओनर को पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो वो कहता है मैं 5 लाख यूरोस में अपना बोट बेचूंगा। अब सैंडी उससे कई ज्यादा दाम देकर ये बोट खरीद सकता है, लेकिन वो इस आदमी से बदला भी तो लेना चाहता है, क्योंकि इसने न सिर्फ सैंडी से टॉयलेट साफ करवाया बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको चिढ़ाया भी था। तो वो कहता है कि मैं 4 लाख देने को तैयार हूँ, लेना है तो लो वरना मैं चला। इस पर वो कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। और तब सैंडी कहता है कि मुझे बोट के टॉयलेट से एकदम साफ चाहिए, अच्छे से क्लीन करके दो। और इस पर वो ओनर खुद टॉयलेट को साफ करके उसी तरह उसे कैन में लेकर जाता है, और फिर सैंडी को मिलता है मस्त वाला सुकून। और इस तरह दोस्तों वो उस लग्जरी बोट को खरीद लेता है। एक दिन सैंडी और फ्रेडी कुछ कॉस्टली चीजें खरीद कर लौट रहे होते हैं तो सामने से उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। सैंडी एक कचड़े के ड्रम के पीछे छुप जाता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो सारे कॉस्टली आइटम्स कचड़े में डालकर एकदम कैजुअली बाहर निकलता है। वो भी चौंक जाते हैं कि तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया यार, इतना कॉस्टली सूट तुमने खरीदा कैसे। और अब सैंडी भाई साहब एक वाहियात कहानी बुनना शुरू कर देता है कि मैंने एक नई जगह पे नौकरी ली है जहाँ इस तरह के हाई क्लास सूट्स बनते हैं। वो इन सूट्स के कंफर्ट को टेस्ट करने के लिए मुझ जैसे कुछ लोगों को हायर करते हैं। हम उन्हें पहनकर
बाहर चल फिर कर उन्हें रिपोर्ट देते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या बढ़िया है। इस तरह न जाने वो क्या क्या बकरा होता है दोस्तों, जिससे उसके फ्रेंड्स का शक और मजबूत हो जाता है कि जरूर यह हमसे कुछ छुपा रहा है। इसी बीच सैंडी ने कचड़े में जो कॉस्टली चीजें डाली थी उन्हें कॉर्पोरेशन वाले उठाकर कचड़े के साथ लेकर जाते हैं। सैंडी भागकर उन्हें रोकना तो चाहता लेकिन नहीं रोक सकता, वरना उसकी पोल खुल जाएगी ना। जैसे तैसे अपने फ्रेंड्स को मैनेज करके सैंडी घर आता है तो मैगी के पेरेंट्स आए होते हैं और फिलहाल वो नहीं जानते कि ये दोनों डिवोर्स करने वाले हैं। इसीलिए मैगी विनती करती है कि प्लीज उनके सामने एकदम नॉर्मल रहो, जैसे कि हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब खाना खाने बैठते हैं। मैगी तो अपने पेरेंट्स को काफी वाइन सर्व करती है, जिसको देखकर सैंडी के पेट में जलन होती है, क्योंकि असल में उसने बहुत ही कॉस्टली वाइन उस चीप बोतल में डाल के रखी हुई थी और उस कॉस्टली वाइन की हर बोतल का दाम लाखों में होता है। मैगी के पापा तो कहते हैं कि इतना टेस्टी वाइन तो मैंने लगभग 10 साल पहले एक लग्जरी होटल में पिया था, उसके बाद आज पी रहा हूँ। फिर सैंडी का वॉच देखकर कहते हैं कि अरे बेटा, ये तो बढ़िया वॉच पहन के रखा हुआ है तुमने, इस ब्रांड का वॉच तो मार्केट में लगभग 50 लाख का बिकता है। सैंडी कहता है कि नहीं पप्पा जी, ये तो मैंने प्लेटफॉर्म से खरीदा, ये सिर्फ 300 यूरो का है, उस ब्रांड का डुप्लीकेट है ना। पापा कहते हैं ठीक है तो फिर मुझे भी एक खरीद दो ना। कहकर वो सैंडी को 200 यूरो पकड़ा कर कहते हैं कि बाकी के 100 अपनी जेब से दे देना। सैंडी चिढ़ जाता है और सोचता है कि 50 लाख की वॉच के लिए बूढ़ा मुझे 200 पकड़ा गया, बताओ। सुनो ससुर, मुझे ना तेरी बेटी के बजाय तुझे डिवोर्स देना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर वो उबल रहा होता है। तब उसका फोन रिंग करता है, लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं, क्योंकि अगर जेब से फोन बाहर निकलेगा तो फिर ये लोग पूछेंगे कि इतना महंगा फोन तुम्हारे पास कहां से आया। लेकिन सब उसी को देख रहे होते हैं तो उन सब का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो उन्हें बता देता है कि मैं और आपकी बेटी डिवोर्स करने वाले हैं। और मैगी तो गुस्से में उठकर चली जाती है, क्योंकि उसने मना किया था बोलने के लिए। सैंडी भी वहां से उठकर सीधे आ जाता है उसी स्टार होटल में और वहां ड्रिंक करने लगता है। तो फिर वो लड़की जो उस दिन सैंडी को ताक रही थी वो फिर उसको देखने लगती है और सैंडी भी फैसला कर लेता है कि जब मैगी ने मारियो के साथ एक नई लाइफ शुरू करने का फैसला कर लिया तो क्यों ना मैं भी इस लड़की के साथ एक नई शुरुआत कर लूं। वो जाकर उस लड़की से बात करता है। वो सैंडी को अपना कार्ड देकर कहती है आपको किस तरह की लड़की चाहिए बताइए, मैं अरेंज कर सकती हूँ आपके लिए। तो पता चलता है कि वो दलाल है जो आदमियों के लिए फीमेल एस्कॉर्ट्स अरेंज करती है। बेचारे सैंडी का दिल टूट जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो उदास होकर घर की ओर चलाता है। तब उसके दो फ्रेंड्स एक छोटे से बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और हंस कर बातें करते हैं। उन्हें देखकर अब सैंडी परेशान हो जाता है और सोचता है कि इतने सारे पैसे को मैं खुद रखकर क्या करने वाला हूँ, क्या मैं इतना खुदगर्ज हो गया, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी मैंने धोखा दे दिया, बताओ। इसी गिल्ट फीलिंग के साथ वो घर आकर बैठा होता है। वो फ्रेडी को कॉल करके कहता है कि तुरंत मेरे दोनों फ्रेंड्स के अकाउंट में 1-1 मिलियन यूरोस डाल दो भाई, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि अमाउंट किसने डाला। अब सैंडी को लगा था कि इतना बड़ा अमाउंट पाकर वो कोई स्मार्ट आइडिया सोचेंगे और एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो दोनों गधे, पता है उन पैसों से उन्होंने क्या किया, एक लग्जरी कार खरीद कर सैंडी को शो ऑफ करते हैं कि देखो हमने कार खरीद ली। और वो अपने साथ एक और आदमी को भी लेकर आए होते हैं और सैंडी को भी राइड के लिए बुलाते हैं। सैंडी तो आग बबूला हो जाता है कि इन लोगों ने पैसे बर्बाद कर दिए। वो कहते हैं कि पता नहीं यार कौन पागल था जिसने हमारे अकाउंट्स में 1 मिलियन डाल दिए, उसी से ये कार खरीद ली हमने। सैंडी कहता है कि अबे तुम लोगों की अकल घास चरने गई थी क्या, उतना बड़ा अमाउंट मिला था तो कोई ढंग का बिजनेस शुरू कर लेते। पर वो कहते हैं कि अबे तुम्हें जलन क्यों हो रही है। दूसरा कहता है कि अरे यार ये जलता है हमसे, हमारे अकाउंट में पैसे आए लेकिन इसके नहीं आए तो ये जल रहा है हमसे। उसके दोस्त फिर हंस पड़ते हैं कि अबे तू ठहरा भिखारी से भी गरीब, तेरे पास उतने पैसे कहां से आएंगे। और फिर वो बोल पड़ता है कि गधों की औलाद, उस बम्पर लॉटरी का विनर मैं ही हूँ। मार्कस कहता है सटिया गया ये, इसकी बातें मत सुन और गाड़ी शुरू कर। और वो जोश में बिना रिवर्स गियर डाले एक्सीलरेटर को दबा देता है तो गाड़ी एकदम से पिकअप हो जाती है और आगे जाकर गिरती है खाई में। अब कार तो कई काम से, लेकिन चारों बच जाते हैं और चिल्लाते हैं कि यार एक ही दिन में गई अपनी लग्जरी कार। सैंडी कहता है कि अबे चुप हो जाओ, मैं दूसरा खरीद दूंगा तुम्हारे लिए, मुझे बिलीव करो यार, मैं ही हूँ वो 250 करोड़ का विनर। तब जाकर उन्हें विश्वास होता है और वो खुशी से नाचने लग जाते हैं। फिर सभी मिलकर पार्टी करते हैं, बड़े से बड़े पब्स में जाकर खूब मस्ती करते हैं। सैंडी को बड़ी खुशी होती है कि उसके पैसों को वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है। सभी मिलकर खुश होते हैं। फिर सुपरमार्केट में सैंडी काम कर रहा होता है तो ससुर जी आ जाते हैं, जिनके हाथ में वही कॉस्टली ब्रांड की वॉच होती है जो उस दिन सैंडी ने पहनी हुई थी। पता नहीं बेचारे सैंडी ने उन्हें खरीद कर दिया था या अपनी ही वॉच उनको दे दी। ऊपर से वो कहते हैं कि बेटा मेरा ये वॉच देखकर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी इस तरह के डुप्लीकेट वॉच की मांग की है, उन सब ने पैसे दिए हैं, इसमें 1000 यूरोज है, प्लीज इस जैसे 4 और वॉचेस खरीद कर ला दो ना, बाकी के जो भी पैसे ऊपर नीचे होंगे वो तुम डाल देना। पता नहीं मेरे किस जन्म के पाप की सजा है यार ये ससुर, अबे करोड़ों लगेंगे 4 वॉचेस खरीदने में। ये सारी बातें सोचते हुए सैंडी बहाना करता है कि पापा इस वॉच का स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन मैगी कहती है कि पापा कितने प्यार से मांग रहे हैं, कहीं से खरीद कर दे दो ना। सैंडी और कर भी कह सकता था, बेचारा 1000 यूरोस ले भी लेता है। पापा के जाने के बाद मारियो आता है। वो किसी भी तरह सैंडी और मैगी को अलग कर देना चाहता है ताकि मैगी के साथ उसका लाइन क्लियर हो जाए। लेकिन क्या है ना, मैगी को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर जब सैंडी उसे वार्न करता है कि ये मारियो एक नंबर का फ्रॉड मालूम होता है, वो तो
तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो मैगी सैंडी को और जलाने के लिए मारियो की तरफदारी करती है, पर असल में मैगी अब सैंडी से अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि सैंडी ने इस सुपरमार्केट में अच्छे से काम शुरू कर दिया है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, सोचती हूँ सैंडी को डिवोर्स ना करो, वो मेरी खातिर नौकरी कर रहा है और लगता है वो सुधर गया है, पर पता नहीं कब उसके अंदर का निकम्मा जाग जाए और वो पहले जैसा हो जाए, बस इसी बात का डर है मुझे। और तब अचानक उसे सुपरमार्केट का कॉल आता है, वो तुरंत निकल जाती है। वहाँ मारियो स्टाफ को बताता है कि ये सुपरमार्केट जब्त होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से ये घाटे में चल रहा है, शायद इसे कोई और खरीद लेगा या फिर हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर अचानक इस तरह से स्टाफ को पता चले कि नौकरी चली जाएगी तो सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। मैगी भी दुविधा में होती है, क्योंकि सैंडी और मैगी इसी सुपरमार्केट के भरोसे पे थे। अब ये बंद हो जाएगा तो पता नहीं इनका क्या होगा, ऐसा वो सोचती है। लेकिन वो दूसरे स्टाफ को दिलासा देती है कि देखो मारियो बहुत अच्छा इंसान है, वो इस सुपरमार्केट को बंद नहीं होने देगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तब सैंडी मैगी से कहता है कि अगर ये सुपरमार्केट बंद हो गया तो मैं शायद फिर कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, और 3 दिन बाद तो हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा ना, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहता हूँ। मैगी भी मान जाती है और पूछती है डिनर किस रेस्टोरेंट में करेंगे। तो सैंडी कहता है कि रेस्टोरेंट में नहीं, अपने घर में करेंगे, मैं सारी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। फिर मैगी के घर पहुंचने से पहले वो उस स्टार होटल के सारे स्टाफ को पैसे देकर अपने घर को बढ़िया सजाता है और तरह तरह के डिशेस भी बनवा लेता है। और अब मैगी के आने का वक्त हो जाता है तो वो उन सबको गराज में छुप जाने के लिए कह देता है। मैगी घर आती है और ये सब देखकर उसकी आंखें बड़ी शॉक्ड में, पूछती है इन सब के पैसे कहाँ से आए। सैंडी कहता है कि पैसे की बात छोड़ो, बस ये बताओ कि खाना कैसा है। वो टेस्ट करके कहती है ये तो एकदम सुपर्ब है। फिर दोनों दिल खोलकर बातें करने लगते हैं। सैंडी कहता है कि गलती मेरी थी, बिना ढंग का काम किए, बिना तुम्हारी फिक्र किए मैं तुम्हें बहुत हर्ट करने लग गया था, प्लीज माफ कर दो मुझे, आगे से देखना मैं कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, हम दोनों कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे और इसी घर में खुश रहेंगे। क्या तुम भी वही सोच रही हो? मैगी भी कन्विंस हो जाती है कि सैंडी अब पूरी तरह सुधर चुका है और एक जिम्मेदार इंसान बन गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और तब सैंडी उसे सच बता देता है कि बम्पर लॉटरी का विनर वही था और अब वो करोड़पति है। सुनकर मैगी चौंक जाती है और पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सैंडी कहता है मुझे लगा कि तुम मारियो के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, प्लीज माफ कर दो अगेन। और अब मैगी को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर तुमसे 250 करोड़ यूरोस में से आधा हिस्सा मांगूंगी, राइट? और उस अमाउंट को लेकर मैं मारियो के साथ रहूंगी, यही तुम्हें लगा ना? और इसीलिए तुमने मुझे बताया नहीं, कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। तब सैंडी भी उसको मनाने जाता है, लेकिन गराज में कोई आवाज सुनकर वो वहां जाती है तो पता चलता है कि सैंडी ने आज तक जो भी एक्सपेंसिव चीजें खरीदी थी वो सब वहीं पड़ी हुई है। वहां पे उस लग्जरी होटल के स्टाफ भी होते हैं। ये सब देखकर मैगी का गुस्सा और बढ़ जाता है। सैंडी उसे मनाने की काफी कोशिशें करता है और सब कुछ सच सच बताने के इरादे से ही मैंने ये डिनर अरेंज किया था, ये कहता है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो और कोई गलत फैसला मत लो। मैगी कहती है बस प्लीज आइंदा कभी मुझे नजर मत आना, मैंने अपना घर तुम्हारे साथ शेयर किया, अगर तुम मांगते ना तो मैं वो घर भी तुम्हें दे देती, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया निकली, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पैसों में हिस्सा मांगूंगी और इसीलिए तुमने मुझे वो बात नहीं बताई। 2 साल मेरे साथ रहकर भी तुमने मुझे समझा नहीं, यही बात मेरे दिल में चुभ रही है, कहकर मैगी चली जाती है। और सैंडी की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने लग्जरी बोट पर आता है, वहीं पे शराब पीकर पड़ा रहता है और बहुत दुखी भी होता है। आखिर में वो एक फैसला करता है और फ्रेडी से कहता है कि मुझे 250 करोड़ मिले थे, उसमें से आधा हिस्सा मेरी वाइफ का होना चाहिए, तुम प्लीज उसके अकाउंट में 125 करोड़ यूरोस क्रेडिट करवा दो, डिवोर्स से पहले उसे वो अमाउंट मिल जाना चाहिए। फ्रेडी चौंक जाता है कि सर आप सोच समझ कर फैसला कीजिए। सैंडी कहता है कि मैंने एकदम क्लियरली सोच लिया है, मैं उसे 125 करोड़ देकर ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। अब मैं मैगी को और परेशान नहीं करना चाहता, तुम अपनी सैलरी भी ले लेना और मैं अपने दोस्तों को भी एक बड़ा अमाउंट देना चाहता हूँ, अपने लिए थोड़ा पैसा लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी ओर मैगी अपनी फ्रेंड को घर बुलाती है और उसे बता रही होती है कि सैंडी ने क्या कर दिया, और तब उसके फोन पर बैंक का मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 125 करोड़ यूरोस क्रेडिट हुए हैं। मैगी एकदम से कांप उठती है, वो बिलीव भी नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, सैंडी ने डिवोर्स पेपर्स भी साइन करके भेजे होते हैं। मैगी को बहुत दुख होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा पति तो एक नंबर का उल्लू निकला यार, तुम्हें इतने सारे पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया, अब तो मजे करना, मजे अपनी मर्जी से लाइफ एंजॉय करना। लेकिन मैगी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड को डांट देती है कि मेरा पति उल्लू नहीं है समझी, वो सच्चे दिल से मुझे चाहता है, इसीलिए उसने मेरे लिए सब कुछ किया, उसे उल्लू कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है समझी। और तब उसको कॉल आता है कि सुपरमार्केट को किसी ने खरीद लिया है, लेकिन वो सुपरमार्केट को बंद नहीं करेगा बल्कि सारे स्टाफ के साथ उसे फिर से चलाएगा। सुनकर मैगी बड़ी खुश होती है और सीधे आती सुपरमार्केट, वहाँ सबके सब बड़े खुश होते हैं। मैगी मारियो से पूछने जाती है कि सुपरमार्केट को आखिर खरीदा किसने, लेकिन मारियो दूसरी तरफ मुड़कर बात कर रहा होता है। उसकी बातों से मैगी को पता चल जाता है कि फिलहाल तो किसी ने सुपरमार्केट को खरीद लिया है, लेकिन अब तक मारियो यहाँ के स्टाफ को धोखा देता रहा कि सुपरमार्केट घाटे में चल रहा है। ये कहकर उसने स्टाफ की सैलरी भी घटा दी थी। ये सब जानकर मैगी भड़क जाती कि मैंने तुम्हें ईमानदार और अच्छा आदमी समझा, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। हम लोगों का पसीना, हमारी मेहनत लूटी तुम लोगों ने, आधी सैलरी में ही हम सबसे काम करवाते रहे और खुद की तिजोरी भरते रहे। पर वो कहता है कि
इसी को तो बिजनेस कहते हैं मैगी। मैं तुम्हें पाना चाहता था और तुम्हें पूरी सैलरी देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि तुम अपने पति को कभी नहीं छोड़ोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी वही गेम खेला जो दूसरे स्टाफ के साथ खेला। इतने में फ्रेडी वहां पर आ जाता है और मैगी से कहता है कि इस सुपरमार्केट को किसी और ने नहीं, आपके पति सैंडी ने खरीदा है, और वो भी आपके नाम पर। कहकर वो डॉक्यूमेंट्स देता है और मैगी हक्की बक्की रह जाती है और पूछती है कि सैंडी है कहाँ। तब वो कहता है कि वो तो ये देश छोड़कर जा रहा है, फिलहाल एयरपोर्ट में होगा। मैगी भी जल्दी से अपनी गाड़ी निकालने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ वही पुलिस ऑफिसर उस पर पार्किंग फाइन लगा रही होती है कि तुमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। मैगी बहुत टेंशन में कहती है कि बम्पर लॉटरी विनर सैंडी मेरा पति है, हमारे बीच एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है और वो देश छोड़कर जा रहा है, मुझे उसको रोकना है प्लीज, वरना फिर कभी नहीं देख पाऊंगी उसको। पुलिस ऑफिसर कहती है कि अगर ये बात सच है तो कार में मत जाइए, ट्रैफिक में फंस जाएंगी, मैं आपको अपनी बाइक से लेकर चलती हूँ। मैगी भी उसके पीछे बैठ जाती है, लेकिन उसने टाइट स्कर्ट पहना होता है और उसे स्कर्ट फाड़ कर बैठना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर उसे एक तूफान की तरह मेल गाड़ी की तरह लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैगी सैंडी को हर तरफ ढूंढती है और आखिर उसको देख लेती है। भागकर उसके पास जाती है। वो लगता है उससे लिपट जाएगी, पर नहीं, उसके गाल पे कस के तमाचा मारती है कि तुमने क्या कर दिया ये, और ये करके तुम साबित करना क्या चाहते हो मेरे नाम करके, और सब कुछ त्याग कर कहाँ चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पाकर मैं खुश रहूंगी और तुम्हें आराम से जाने दूंगी? गधे कहीं के, तुम बिल्कुल गधे हो। इस तरह वो चिल्ला रही होती है कि सैंडी छट से उसे किस कर देता है और मैगी भी खुशी के मारे लिपट जाती है। वेल दोस्तों, यहाँ से 1 साल के बाद दिखाते हैं कि सैंडी ने अपनी लॉटरी प्राइज के पैसों से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बढ़िया बिजनेस शुरू किया, जो कि बढ़िया चल रहा है। पेड्रो अब भी सिंगल ही है, लेकिन उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। लगता है वो सेलिब्रिटी बन चुका है। अब एक लड़की उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती है, तो पेड्रो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है। सभी मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और अचानक वो जगह हिलने लगती है, जैसे कि भूचाल आ गया हो। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और मुड़कर देखते हैं तो वहां पर मारियो सीढ़ियों से उतर रहा होता है। इस 1 साल में वो जरूरत से ज्यादा खा कर कॉलेज डेज वाला मारियो की तरह मोटा हो चुका है। इतना देखकर वो कहता है कि आई एम बैक गाइस। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आप बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।